हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के अपकमिंग एग्जाम के लिए मैथ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें ऑलरेडी अपने हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जो है परसेंटेज एंड एवरेज। एंड आई होप आपको वो दोनों चैप्टर्स ही काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो भी आपके पहले इन चैप्टर्स में डाउट रहे होंगे वो सभी अब जो है क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि हम आगे उस पर डिस्कशन कर सकें। किसी भी तरह का कोई भी डाउट जो है आपका नहीं रहना चाहिए। मेनली मेरा जो फोकस है आपको पढ़ाने का वो यही है। चलिए बात कर लेते हैं आज की अपनी हम क्लास की। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है रेशो एंड प्रोपोर्शन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज चैप्टर जो है वो ज़रूर पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आपको परसेंटेज का यूज़ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए शुरुआत में मैंने आपको पहले परसेंटेज पढ़ाया था, ताकि आगे जब आप उस साइन को देखें या उससे रिलेटेड चीज़ों को देखें तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए बात कर लेते हैं आज के हम अपने चैप्टर की। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब जानते हैं कि भाई रेशो है क्या। तो बेसिकली रेशो का मतलब होता है दो चीज़ों की तुलना करना। जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी अगर मैं आपको बताऊं तो यही है कि रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड। या रेशियो क्या है? अनुपात, दो समान प्रकार की राशियों की तुलना करना है। समान प्रकार की राशियों की तुलना कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि भाई 1 किलोमीटर रेशो 2 मीटर। तो यहाँ पर जो ये आपकी यूनिट्स हैं, ये दोनों मैंने अलग अलग लिखी हैं कि भाई यहाँ पर मैंने किलोमीटर लिखा और यहाँ पर मैंने क्या लिखा? मीटर लिखा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर जो आपकी यूनिट्स आप यूज कर रहे हैं, राशियां जो आप यूज कर रहे हैं, वो आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर मैंने यहाँ पर जो है किलोमीटर का यूज किया है तो यहाँ भी मैं किलोमीटर का यूज करूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिख रही हूँ कि भाई 3 रुपीज रेशो 4 पैसे। तो इस तरीके से जो है कि हमारी जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी यूनिट्स हैं वो बिल्कुल भी अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक ही रहनी चाहिए। तो रेशो क्या है? दो समान प्रकार की राशियों की तुलना करना। अब तुलना कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए ये एक ग्लास है, ठीक है, अब इसमें कुछ तो भरा हुआ है पानी, ठीक है, और कुछ है नमक। तो ये क्या बन गया? नमक पानी का एक घोल बन गया। ठीक है, तो अब इसमें जो वो नमक पानी मैंने मिक्स किया हुआ है वो किस तरीके से किया हुआ है कि भाई जो है 1:3। तो अब ये किस तरीके से हमें बता रहा है कि भाई जो पानी में आपका जो ये ग्लास है पानी का, इसमें क्या है कि भाई जो एक है वो नमक है, 1 यूनिट हमारा जो है क्या है? सॉल्ट है, और जो 3 यूनिट है ये क्या है? हमारा वाटर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है कंपैरिजन करता है दो यूनिट्स का, सेम काइंड ऑफ यूनिट्स का। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम क्या? रेशो। ठीक है, तो अब देखो, अब इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं एक फिक्स, तो अनुपात दो समान प्रकार की राशियों की तुलना करना है। ठीक है, तो यही मैंने आपको अभी बताया कि अनुपात क्या है? दो समान प्रकार की राशियों की तुलना करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया कि भाई 4 सेब हैं और 8 जो है संतरे हैं। तो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि ये जो है अलग अलग यूनिट हो गई हैं। भाई सेब और संतरे दोनों फ्रूट्स में ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चीजें अगर ले रहे हैं तो आप वहां पर अलग अलग ले सकते हैं, बट राशियां अगर आप ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए अब इनकी राशियां क्या होगी? जैसे सेब और संतरा आप खरीद रहे हैं तो दोनों आप किलोग्राम में ही खरीदेंगे। ऐसे थोड़ी ना है कि संतरे को आपने लीटर में खरीदा, 1 लीटर संतरा और 4 किलोग्राम, इस तरीके से तो नहीं होता, दोनों की यूनिट्स सेम होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि रेशो क्या है? दो समान प्रकार की राशियों की तुलना करना, ये है हमारा रेशो यानी अनुपात। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रपोर्शन। भाई जो चैप्टर है हमारा क्या है? वो क्या क्या कहलाता है हमारा? रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो अब रेशो एंड प्रोपोर्शन में ये जो प्रोपोर्शन वर्ड होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है समान अनुपात। समान अनुपात। तो अब देखो, जो ये वर्ड है इसका जो हिंदी मीनिंग है वही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई? समान अनुपात, यानी जहां आपका जो अनुपात है वो समान है। जैसे मान लीजिए आपको दो अनुपात दिए गए हैं कि भाई 2:3, और यहाँ पर ये जो साइन होते हैं दो डॉट, सबसे पहले रेशो का जो साइन होता है वो होती है ये दो डॉट। ठीक है, और प्रपोर्शन का साइन होता है जब ये इस तरीके की दो डॉट साथ साथ आपने लिखी हो। ठीक है, ये होता है प्रपोर्शन का साइन।
और ये है किसका, रेशो का। अब प्रोपोर्शन क्या है, यहाँ पर मैंने 2 रेशो लिखे, ठीक है, यहाँ पर अब मैंने क्या लिख दिया कि भाई 4:6। अब ये क्या है, समान अनुपात है, यानी जो ये वाला रेशो है और ये वाला रेशो है आपस में क्या है, इक्वल है। तो प्रोपोर्शन क्या है, 2 समान प्रकार के रेशो जो है वही क्या होता है हमारा प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको अब लिखूं तो ये क्या होगा, 2/3। भाई जो रेशो होता है उसको आप अपॉन में भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपका इक्वल होगा 4/6 के। जब मैं इस 4/6 को डिवाइड करूंगी तो ये भी 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है हमारा प्रपोर्शन, यानी समान अनुपात। जब हम 2 समान प्रकार के अनुपात को एक साथ लिख रहे हैं तो वही क्या होता है हमारा प्रपोर्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। प्रपोर्शन क्या है, रेशो की अगर इंग्लिश में आपको डेफिनेशन बताऊं तो वही मैंने आपको बताया कि रेशो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड। जब हम 2 समान प्रकार की राशियों की तुलना करते हैं तो वही क्या है हमारा रेशो है। और भाई प्रपोर्शन हमारा क्या है कि जब 2 अनुपात बराबर हो तो हम उनको क्या कहते हैं, समान अनुपात। इसके नाम से ही पता चल रहा है समान अनुपात। जब 2 अनुपात समान हो, बराबर हो, तो इसको क्या कहते हैं हम, प्रपोर्शन, ठीक है, समान अनुपात। तो देखो जैसे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है जब 2 रेशो आपस में इक्वल होते हैं तो प्रपोर्शन कहलाते हैं। और रेशो क्या है, 2 यूनिट्स का कंपैरिजन करना, ठीक है। तो तुलना क्या है हमारा रेशो, और बराबर क्या है हमारा, इक्वालिटी क्या है हमारी, प्रपोर्शन। तो ये हो गए आपके रेशो एंड प्रोपोर्शन की भाई ये होते क्या है। तो प्रोपोर्शन इज एन इक्वालिटी ऑफ 2 रेशो। जब 2 रेशो आपस में बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं हम, प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन आपको पता चल गया। अब रेशो प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो छोटी छोटी आपको जो है क्वेश्चंस करने से पहले पता होना चाहिए। अब वो चीजें क्या है कि देखो, पहले मान लीजिए आपको 4 नंबर्स इस तरीके से प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं, तो आप उनको किस तरीके से निकालोगे या किस तरीके से फाइंड करोगे। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि भाई 1.5 रेशो 2.3 प्रपोर्शन, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और रेशो 4.6। तो यहाँ पर जो थर्ड प्लेस पर आपका नंबर आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखो अब ये है प्रपोर्शन में, और अभी मैंने आपको बताया कि भाई प्रपोर्शन क्या है। प्रपोर्शन 2 रेशोज जो है जब आपस में इक्वल हो तो उसको कहते हैं प्रपोर्शन। यानी जो ये रेशोज हैं ये आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल का मतलब क्या है कि भाई ऐसे होगा ये कि 1.5। अब जब रेशो में 2 चीजें लिखी होती हैं तो उसका मतलब कि वो दोनों फ्रैक्शन में भी लिखी हुई है। रेशो एंड फ्रैक्शन दोनों एक ही चीज है, चाहे आप किसी चीज को 5:2 लिखो या 5/2 लिखो, दोनों की बात सेम ही है, ठीक है। तो देखो भाई अब 1.5 रेशो 2.3, तो 1.5 अपॉन लिखेंगे हम 2.3। अब प्रोपोर्शन क्या होता है कि दोनों रेशो आपस में इक्वल हो। तो जब दोनों रेशो आपस में इक्वल है तो मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगा सकती हूँ। तो मैंने इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद जो मुझे नहीं पता उसको मैंने लिख लिया x, और नीचे लिखा 4.6। अब इस x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी हम वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 1.5 की मल्टी करेंगे हम 4.6 में, और x की मल्टी करेंगे हम 2.3 में, ठीक है। तो 2.3 से आपका 4.6 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1.5 मल्टी 2 इक्वल x। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई, 3, ठीक है। 3.0 आएगी, तो 0 की यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं होगी। तो बेसिकली इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 3। तो इस तरीके से अगर आपको मान लीजिए प्रपोर्शन में दी हुई है चीजें और उसमें से एक जो है मिसिंग है, तो आप उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, इस तरीके से उनको अपॉन में लिख के, इक्वल में लिख के, और तब हम उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पर समझा दूं। क्या समझाना है मुझे कि देखो भाई यहाँ पर अगर जो ये चीजें आपकी प्रपोर्शन में लिखी हुई हैं तो ये इक्वल कैसे होती हैं। जैसे इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपका सेम आएगा। अगर आप चेक भी करना चाह रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर मेरा ये आंसर आ गया, अब मुझे इसको चेक करना है कि भाई मैंने ये सही किया है नहीं किया, तो यहाँ पर जो ये मिडिल टर्म्स हैं इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट एंड लास्ट वाले की आप मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर सेम आता है हमेशा, ठीक है। अब देखो सेम यहाँ पर कैसे, इस चीज को मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि कैसे लिखा जाता है। भाई मैंने 1.5 की मल्टी किस में की है, 4.6 में, तो वही मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट वाला है उसकी मल्टी होती है लास्ट वाली टर्म में, ठीक है। और जो 2 ये मिडिल वाले होते हैं इनकी होती है आपस में। अब हम जब आगे क्वेश्चंस करते हैं तो हम इस वाले जो स्टेप को स्किप कर देते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ये मैंने आपको बताया, अगर डायरेक्टली मैं ये कह देती कि भाई इसकी मल्टी इसमें करते हैं इसकी इसमें, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब वो मैंने आपको समझा
समझा दिया कि ये जो है अपोन में लिखे जाते हैं और एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिर बाद में क्या करते हैं, हम इस वाले स्टेप को स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ से चीजें करते हैं। जैसे अभी हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे तो हम उसमें डायरेक्ट करेंगे। देखो अब इसमें जो है आपका फोर्थ वाला जो टर्म है वो मिसिंग है, अब वो हमें फाइंड करना है। तो अब मैं इनको अपॉन में लिख के, इक्वल में लिख के वो सब नहीं करूंगी। क्या करूंगी भाई, मुझे पता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इक्वल आता है नंबर, ठीक है। कि भाई मैं 3 की यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा उसमें मल्टी करूँ, और जो ये 21 है इसकी अगर मैं 5 में मल्टी करूँ तो मेरा सेम आना है, ठीक है। तो अब मैं ये अपॉन वाला जो स्टेप है उसको स्किप कर दूंगी और डायरेक्टली कैसे करूंगी कि भाई 3 मल्टी, इसको मैंने क्वेश्चन मार्क वाली जो वैल्यू है उसको फिलहाल x मान लिया, कुछ भी आप मान लो, उससे कुछ ये नहीं है जरूरी कि x ही मानना है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है। अब 3 से ये कैंसिल होगा तो 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आई, 35 आई, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो स्टेप होता है इसको हम आगे स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है दो मिडिल टर्म जो है इनकी मल्टीप्लाई और फर्स्ट एंड लास्ट वाले जो होता है इनकी मल्टीप्लाई हमेशा आपस में क्या होती है, इक्वल। अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहते हैं कि तो भाई आप 35 की मल्टी करो 3 में, ठीक है, और 5 की मल्टीप्लाई करो 21 में, आपका दोनों जो है सेम आएंगे। अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो फिर या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, वैसे आपका तो ये नहीं आता है, तो थोड़ा छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया कि उनका आ जाता है क्वेश्चन कि भाई ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। चलो आपको भी याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई मान लीजिए आपको ये चारों वैल्यूज दे दी और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो आप इसी तरीके से चेक करोगे, अगर आपकी दोनों वैल्यूज जो है वो आपस में इक्वल आ रही हैं तो यानी वो प्रोपोर्शन में है, और अगर वो इक्वल नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। अब ये तो मैंने आपको प्रोपोर्शन वाला और रेशो वाला सिखा दिया कि अगर कोई भी मिसिंग टर्म है तो वो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आगे एक और चीज हम सीख लेते हैं। अब वो चीज क्या है कि भाई अगर आपको मध्य अनुपात बताना हो, मध्य अनुपात बताना हो, अब देखो इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखा दूं। वो चीज क्या है, मध्य अनुपात किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रथम अनुपात की बात करेंगे, मध्य, फिर उसके बाद तृतीय और फिर चतुर्थ अनुपात। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम अनुपात बताओ, तो प्रथम अनुपात का मतलब है कि यहाँ पर मान लीजिए एक टर्म लिखी हुई है x, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर प्रपोर्शन का साइन लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है मान लीजिए 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 6। तो जब प्रथम अनुपात पूछा जाता है तो वो किस तरीके से देगा, आपको 3 वैल्यूज दे देगा, 2 3 6, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका प्रथम अनुपात बताओ। तो प्रथम अनुपात में हमेशा आपको ये इस तरीके से लिखना है, फिर आप इन मिडल वालों की मल्टी करोगे और फर्स्ट एंड लास्ट की और वैल्यू फाइंड करोगे जब आपसे प्रथम अनुपात पूछा जाए। अब मध्य अनुपात में क्या होता है, मध्य अनुपात बताने का मतलब इन दोनों को बताना होता है, और जब इन दोनों को आप बताते हो तो हमेशा इन दोनों को आपको दो वैल्यूज दी जाएंगी। जैसे मान लो आपको दे दिया 4 और 16, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई मध्य अनुपात बताओ। तो मध्य अनुपात का मतलब है जो ये फर्स्ट वैल्यू है ये आपकी प्रथम वैल्यू होगी, ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाली और थर्ड वाली आप x या y कुछ भी आप लेट करके लिखोगे, और ये जो नेक्स्ट वैल्यू आपको दी गई है ये है आपकी फोर्थ वैल्यू, ठीक है। अब इसको निकाला कैसे जाता है, मैंने आपको बताया कि भाई जो आपका रेशो है इसमें ये फर्स्ट एंड लास्ट वाले टर्म इनकी मल्टी आपस में इक्वल होती है और जो मिडिल टर्म्स है इनकी मल्टी आपस में इक्वल होती है। यानी जब मैं x में x की मल्टी करूंगी तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब मैं 4 में 16 की मल्टी करूंगी, ठीक है, 4 मल्टी 16। अब यहाँ पर जब स्क्वायर है तो स्क्वायर के हमेशा अपोजिट साइड जाके क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है, ठीक है। तो 4 मल्टी 16 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो क्या होगा, ये 2 मल्टी 4, भाई 4 का रूट कितना है 2 और 16 का कितना है 4, तो वैल्यू क्या आएगी 8, ठीक है। तो अगर आपसे मध्य अनुपात निकलवाता है तो आपको इस तरीके से बताना है, ठीक है। आपसे अगर तृतीय अनुपात पूछ रहा है तो आप कैसे बताएंगे, आपको उसके लिए भी मान लीजिए 3 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका तृतीय अनुपात बताओ, तो तृतीय अनुपात कैसे बताया जाता है, देखो मान लो एक नंबर दे दिया है 1, ठीक है, फिर एक दूसरा नंबर दे दिया है, उसमें क्या होता है जो ये मिडिल वाले होंगे ये दोनों हमेशा आपके सेम रहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ पर लिख दिया 2 रेशो, यहाँ पर भी 2, और ये जो ये वाली जो वैल्यू होती है ये आपको बतानी होती है तृतीय अनुपात में। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तृतीय अनुपात में लगता है कि भाई ये तो फोर्थ प्लेस वाली वैल्यू है, बट तृतीय अनुपात अगर पूछता है तो यहाँ वाली जो ये दो वैल्यूज हैं ये सेम लिखनी होती हैं आपको, और फिर यहाँ पर जो भी टर्म है वो
फाइंड करना है, ठीक है। और अगर चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है तो फिर उसमें तो सिंपली आपको 3 नंबर्स दिए जाएंगे, जैसे मान लो एक दे दिया 2, एक दे दिया 5, फिर यहाँ पर, और एक यहाँ पर मान लो लिख दिया 10, और ये जो लास्ट वाला होगा ये आपको बताना होगा। इसमें सिंपल वही मल्टीप्लिकेशन चलता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे क्या थे। देखो भाई, पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि 9 और 25 का मध्य अनुपात बताओ। तो अब आप सिंपली बता सकते हो मध्य अनुपात। जब भी मध्य अनुपात बताना हो आपको एक्स वाला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, सिंपल इनका मान लो फिलहाल की जो मध्य अनुपात है उसकी वैल्यू है एक्स, तो आपको डायरेक्टली क्या बताना है, जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उनको आपको उनका जो है स्क्वायर रूट बताना है। तो आपको क्या दिया गया है, 9 और 25, तो 9 का रूट क्या होगा 3, और 25 का क्या होगा 5, तो यानी वैल्यू क्या आ गई 15। तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली बताना है, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। वो मैंने आपको समझाया कि भाई तृतीय अनुपात में मध्य अनुपात में किस तरीके से नंबर होते हैं, द्वितीय में तृतीय में कैसे होते हैं, चतुर्थ में कैसे होते हैं, प्रथम में कैसे होते हैं, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन आपको जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो सिर्फ आपको दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, चतुर्थ अनुपात बताना है इसमें, ठीक है। तो भाई चतुर्थ अनुपात के लिए मैंने आपको बताया कैसे बताया जाता है। तो इनको सबसे पहले तो हम लिख लेंगे भाई, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, फिर ये हो गया थर्ड, और फोर्थ वाला हमें बताना है चतुर्थ अनुपात जो भी है, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज लिख ली, 6, 5 एंड 21। तो मैंने बताया आपको कि भाई मिडिल टर्म्स की मल्टी करते हैं, तो हम क्या करेंगे 21 की मल्टी करेंगे 5 में, और x की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 6 में, ठीक है। तो हम इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं 3 से जब आप करेंगे तो ये 2 टाइम्स होगा और ये 7। तो यानी ये आप x की वैल्यू आपकी आएगी 35/2। तो 35/2 को जब आप करेंगे तो कितना आएगा 17.5, ठीक है। तो जब भी आपसे चतुर्थ अनुपात पूछा जा रहा है तो आप इस तरीके से बताएंगे। अब लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, इसका तृतीय अनुपात बताओ। तो तृतीय अनुपात के लिए मैंने अभी आपको बताया कैसे लेना है। जो आपको फर्स्ट वाला नंबर दिया गया है वो फर्स्ट ही है, ठीक है, प्रथम है। जो ये वाला नंबर है ये सेकंड और थर्ड प्लेस पे आएगा, यानी ये यहाँ पर भी 30 लिखा जाएगा और यहाँ पर भी 30, और आपको बताना है ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे, यानी 30 मल्टी 30 इक्वल होगा आपका क्या 12 मल्टी एक्स, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे भाई 30। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा आपका, पहले यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, या चलो इसके लिए हम एक अलग पेज ले लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस की। तो क्या था भाई कि 12 मल्टी एक्स इक्वल था आपका 30 मल्टी 30, ये था, ठीक है। अब ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, एक्स को हम यहीं पर छोड़ेंगे और 12 आ जाएगा इसके नीचे, तो 12 इसके नीचे आया, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये होगा आपका 6 से डिवाइड। तो 6 2 ज़ा 12, और 6 में ये कितना 6 5 ज़ा 30, ठीक है। अब 2 से फिर ये भी डिवाइड हो जाएगा आपका, तो ये कितना चलेगा 15, 15 मल्टी 5 75, ठीक है। तो अब मैंने ये आपको चारों ही सिखा दिए हैं। अगर आपसे प्रथम अनुपात पूछा जाए, तृतीय अनुपात पूछा जाए, चतुर्थ अनुपात पूछा जाए, या फिर मध्य अनुपात पूछा जाए, तो आप किस तरीके से चारों को बताएंगे। और इसमें हल्का सा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो भी आपको मैंने बता दिया कि मध्य अनुपात में हमेशा रूट निकाला जाता है, तृतीय अनुपात में मिडिल टू टर्म सेम मान के चलनी है, चतुर्थ अनुपात में 3 वैल्यूज दी जाएंगी और फोर्थ वाली आपको बतानी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अभी तक हमारे जो है क्वेश्चंस टाइप वाइज शुरू नहीं हुए हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जो उसकी बेसिक चीजें हैं वो हमेशा सीख लेनी चाहिए। ये नहीं होता कि डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पे पहुंच जाओ, सबसे पहले जो भी उस चैप्टर की बेसिक चीजें हैं वो आप समझ के चलो, ताकि जब आप क्वेश्चन करो, क्योंकि ये चीजें फिर आपकी वहां पर क्वेश्चन में रखी हुई मिलेंगी आपको, और वहां पर अगर आपको ये चीजें पहले सॉल्व करनी नहीं आती तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, वहां पर फिर प्रॉब्लम आपको आएगी। इसीलिए कोई भी, ये ही नहीं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जैसे हमने परसेंटेज पढ़ा था तो मैंने आपको वहां पर एक टेबल बताया कि भाई क्वेश्चंस को करने से पहले इस टेबल को याद रखो, ठीक है। नंबर को किस तरीके से परसेंटेज में चेंज किया जाता है वो याद रखो। ऐसे ही जब हमने एवरेज चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई कि भाई आप अगर वो निकाले फॉर्मूले, मैंने आपको 2-3 बताए थे कि भाई अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले इन चीजों को आप पढ़ के चलो, ठीक है। तो इसी तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी है, तो इसमें ये मध्य अनुपात, चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात, ये जो चीजें होती हैं ये आपको क्वेश्चन करने से पहले ही सीख लेनी चाहिए, ताकि जब आपके आगे क्वेश्चंस आए तो वहां पर इन चीजों का यूज हो, तो वहां पर आप आसानी से उन्हें यूज कर सको, ठीक है।
तो अब एक ये चीज और एक होती है, इसको भी आप सीख लो। जैसे आपको सिंपल दिया जाता है x रेशो y दिया गया है, ठीक है, आपसे उसके आगे पूछा जा रहा है कि भाई, और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है, तो इनको लाइटली लेके मत चलना कि ऐसे ही क्वेश्चन है। ये समझ लो कि यहाँ से जितने भी अब हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे ही एग्जाम में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। और मध्य और वो जो अनुपात है वो वाला भी आता है, ये समझ लो। इस चैप्टर में तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से जो भी पढ़ा रही हूँ ना, वो सब एग्जाम में आने वाली चीजें। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक है, इसको थोड़ा लाइटली ले लो, सारी चीजें ही बिल्कुल एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके के, ठीक है। जैसे वो मध्य अनुपात वाला था या तृतीय अनुपात, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलो भाई, अब देखो हमें दिया गया है x और y का रेशो दिया गया है, हमसे क्या पूछा गया है, 5x माइनस 3y अपॉन 6x प्लस 3y की वैल्यू हमें क्या है बतानी है। तो देखो सबसे पहले लिख लेंगे भाई, x रेशो y का मतलब है हमें दी गई है x अपॉन वाई की वैल्यू, और x अपॉन वाई की वैल्यू दी कितनी गई है, 4/5, ठीक है, ये दिया गया है। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है कि 5x माइनस 3y अपॉन 6x प्लस 3y, ये वाली वैल्यू हमें बतानी है। तो अब देखो इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है, जो आपको x और y दिया गया है, सिंपल आपको वही वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसमें एक चीज और समझाऊंगी। जब भी कोई नंबर आपका रेशो में लिखा हुआ हो और आप इसको रेशो से हटा के अलग अलग यूज करें, जैसे भाई यहाँ पर x अपॉन वाई है, ठीक है, बट यहाँ पर x तो इधर आ जाएगा, y इधर लिखा जाएगा, दोनों एक तरह से अलग अलग हो गए, टूट गए, ठीक है। तो जब भी आप रेशो को अलग अलग लिखते हो तो कभी भी वो आपके इस सिंपल वैल्यूज में नहीं लिखे जाते, क्योंकि ये जो 4/5 है ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये जो भी वो फिक्स वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू रही होंगी उनका रेशो है, उनका लोएस्ट टर्म है ये, ठीक है। तो जब भी हम इन्हें अलग लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 4/5, मुझे इसको अलग लिखना है, कहीं इसको बिल्कुल अलग लिखना है, तो इसके साथ हमेशा हम एक वेरिएबल ऐड करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो 4/5 है ये कोई फिक्स वैल्यूज नहीं है, जो भी आप नंबर ले रहे थे वो ये उनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ उन नंबर्स का लोएस्ट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर 4/5 है, तो जब मैं इसको अलग अलग अब यूज करूंगी, तो जैसे यहाँ पर मैं 4 के साथ, यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या रखूंगी, 4, तो सिंपल 4 नहीं रखते हम क्या रखेंगे इसमें, चलो यहाँ पर x और y ऑलरेडी इन्होंने लिए हुए हैं, तो मैं इसको a मान के चल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 4a माइनस 3 मल्टी y की वैल्यू क्या है, 5a, ठीक है। अब जैसे 6 है तो यहाँ पर क्या होगा इसका, 4a प्लस 3 मल्टी 5a। अब इसको लिख लेंगे, 5 4 20a माइनस 15a अपॉन 24a प्लस 15a, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका भाई, 5a अपॉन 5 और 4 9 यानी 39a। अब a से a कैंसिल हो गया, तो a से a कैंसिल होके हमारा आया 5/39। अब एक चीज सीख लो, क्या, यहाँ पर मैं ए यूज कर रही थी, मैंने आपको समझाया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कोई स्टेप स्किप भी कर देते हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने ये क्यों किया, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको ए लेट करके दिखाया ताकि आपको पता हो कि भाई जब हम एक रेशो को हटा के अलग करके लिखते हैं तो हमेशा उसके साथ एक वेरिएबल लिखा जाता है, ठीक है। अगर ये चीजें, ये एक तरह से मैथ्स की जो है बेसिक नॉलेज होती है कि भाई ये हमें पता होना चाहिए। जैसे आप किसी भी डेसिमल को पढ़ रहे हो, तो अगर आप भाई उसको 25.68 ऐसे करके पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है मैथ की, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ये मान के बैठो कि भाई मुझे तो एग्जाम में सॉल्यूशन थोड़ी ना किसी को दिखाना है, बट फिर भी आप खुद कल को किसी को भाई एक्सप्लेन करने लग जाओ, समझाने लग जाओ, घर में कोई छोटा बच्चा ही हो, वही आपसे पूछने लग जाए कि भाई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या आपसे कोई 6 7, ये जो क्वेश्चन होते हैं 6 7 8 क्लास के ही क्वेश्चन है ये। आपके यहाँ पर आकर सिर्फ इनका लेवल बढ़ जाता है, क्वेश्चन के टाइप अलग अलग हो जाते हैं, वरना ये जो चैप्टर्स हैं ये कोई 12th वाले चैप्टर थोड़ी ना है, 6 7 8 में यही आते हैं, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछने ही लग जाए, भाई जब आप तैयारी कर रहे हो, सबको पता है कि हाँ दिन रात पढ़ रहे हो, आपसे कोई बेसिक सब पूछने ही लग जाए कि भाई, तो आप तो उसको डायरेक्टली करके दिखा दोगे, क्योंकि आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं कि भाई जो अनुपात होता है उसके साथ एक वेरिएबल भी लिखा जाता है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज होना जरूरी है चाहे कोई भी चीज़ हो, इसीलिए कहा जाता है कि शॉर्टकट मत लिया करो चीज़ों को, सबसे पहले उसका बेस जो है, कंसेप्ट जो है उसको समझा करो, उसके बाद क्वेश्चंस पर जाया करो, ठीक है। शॉर्ट टर्म की चीज़ें जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए ही रहती हैं, अगर लॉन्ग टर्म में आप किसी चीज़ को रखना चाहते हैं तो उसका अपने कंसेप्ट को क्लियर करके चलो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक ठीक है, सिर्फ मैथ की बात नहीं है, कोई भी।
चलो अब अपने क्वेश्चन को देखो। अब मैंने यहाँ पर ए, और ये जो मैंने ए लिया था वो मेरा कट गया, ठीक है, वो मेरा डिवाइड हो गया, मेरी सिर्फ वैल्यू बची। तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप अपना ए कोफिशिएंट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमारा वो कोफिशिएंट डिवाइड ही हो जाता है, वो नहीं बचता, ठीक है। तो इसीलिए जब आप वैल्यूज मानोगे, जब आप सॉल्व करोगे, जैसे मान लो यहाँ पर x अपॉन वाई है, उसका वैल्यू 4/5 है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप ये a नहीं लिखोगे, ये ए आपको नहीं लिखना, ठीक है। आप सिंपल क्या लिखोगे? आप सिंपल लिखोगे 5 × 4 - 3 × 5, यानी जो वैल्यूज आपको दी गई हैं आप सिंपल उन वैल्यूज को ही रखोगे। आप कोफिशिएंट सॉरी आप जो है वेरिएबल नहीं यूज करोगे, क्योंकि जो वेरिएबल होता है वो लास्ट में कैंसिल हो जाता है। अगर अब इस चीज को मैं आपको डायरेक्टली बता देती कि यहाँ पर जो है x की जगह 4 रख लो, y की जगह पर 5 रख लो, तो फिर वो चीज आपको समझ आ जाती है, आप क्वेश्चन भी कर लेते। बट आपको ये नहीं पता चलता, अगर किसी को नॉलेज हो तो वो उसके मन में फिर ये सवाल आता है कि वैसे तो जब हम रेशो को अलग अलग करके लिखते हैं तो भाई हम इसके साथ एक वेरिएबल लिखते हैं, बट यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो वो इसीलिए नहीं लिखते हम, क्योंकि वो बाद में हमारा आके कैंसिल ही हो जाना है। और यहाँ पर कोई आपका एग्जाम में आपको सॉल्यूशन तो दिखाना होता नहीं कि भाई आप पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है, आपने तो सिर्फ उसका आंसर दिखाना है, तो इसलिए भी उसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब इस तरीके से जब आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, या फिर आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर मैं अब वेरिएबल नहीं लिखूंगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके का तो वहां अब हम वेरिएबल नहीं लिखेंगे, वहां हम डायरेक्टली वैल्यूज रखेंगे। तो आपका भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्टली वैल्यूज रखनी है, आपको वेरिएबल नहीं लेना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपके जो है टाइप वाइज क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। चलो अब पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक ही अनुपात में है तथा उनमें से कोई भी शून्य नहीं है तो एक्स का मान, यानी ये चारों ही जो है आपके प्रोपोर्शन में दिए गए हैं, यानी दोनों रेशियोज जो हैं वो आपके आपस में इक्वल है। यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, पहले वाली वैल्यू हो गई आपकी ए बी रेशियो, नेक्स्ट हो गई बी सी प्रपोर्शन, ये x है, ठीक है। ये सारे ही वेरिएबल्स, जो ये ABCD अल्फाबेटिकल टर्म्स होते हैं इनको वेरिएबल्स कहा जाता है, और जो न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं उनको कहा जाता है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वेरिएबल है और इन वेरिएबल्स में ही आपको एक वेरिएबल दिया गया है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सी स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर अब हम करते हैं दो मिडिल टर्म्स की मल्टी, ठीक है। अब वो अपॉन वाला स्टेप जो है वो अब स्किप हो गया, उसको यूज नहीं करना, डायरेक्टली लिखेंगे। तो बी सी मल्टी एक्स इक्वल सी स्क्वायर मल्टी ए बी, ये है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमारा सी स्क्वायर मल्टी ए बी लिखा हुआ, चलो एक स्टेप और लिख देती हूँ, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा नहीं तो। सी स्क्वायर का मतलब है सी मल्टी सी, भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो सी मल्टी सी, मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज, एक एक स्टेप को जो है बिल्कुल खोल के दिखाती हूँ क्वेश्चन को कि किस तरीके से, वरना यहाँ पर ये होता कि मैं डायरेक्टली सी से सी को कट कर देती, बी से बी को, ठीक है। बट किसी भी तरीके का डाउट आपके मन में रहना नहीं चाहिए कि कोई भी चीज है वो ऐसे ही क्यों कर दी, ठीक है। सी से सी कैंसिल और बी से ये वाला बी कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आई आपकी ए सी आ गई, ठीक है। तो ए सी आपकी वैल्यू आ गई है। ये बी सी का मतलब है बी मल्टीप्लाई सी, अगर दो वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में लिखे हुए होते हैं ए बी, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। दो वेरिएबल अगर आपस में लिखे हुए होते हैं तो उनका मतलब होता है कि ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलो तो आंसर आपका क्या आया, ए सी। अब यहाँ से टाइप वाइज क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ये समझ के चलो कि अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो मैंने पहले करवाए वो भी आते हैं, उनको भी समझ लेना, ठीक है। बट यहाँ तो बिल्कुल ये सारे ही, ये मान के चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मान के चलो नहीं है ही। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है, रेशो एंड प्रोपोर्शन का मतलब ये नहीं है कि आप सोच रहे हो दो सिंपल सिंपल से रेशो दे देंगे या दो सिंपल प्रोपोर्शन, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके घुमाने वाले, ये नहीं कि डायरेक्टली सिंपल सा कोई रेशो रख के दे देंगे। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, एक तरह से आपको जो फोर्थ वाला टर्म है वो निकालना है। तो रेशो को हम, अब यहाँ पर मैं इसको रेशो में भी नहीं लिख रही, डायरेक्टली लिखूंगी, भाई दो मिडिल टर्म्स की हमें मल्टी करनी होगी। तो दो मिडिल टर्म्स यानी 1 + √3 में होगी आपकी √6 की मल्टी, ठीक है। और √2 की मल्टीप्लाई होगी आपकी किस में, x में, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, √2 है, √6 है, तो इसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ, तो यहाँ पर मेरा √3 बचेगा। तो जब 1 + √3 में जब हम मल्टी करेंगे √3 की, तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर x है,
तो √3 की जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3, और जब √3 की मल्टीप्लाई आप √3 में करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी 3। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीजें सीख लो। देखो, जब दो रूट की मल्टीप्लाई होती है, चलो ये क्वेश्चन खराब हो जाएगा न, अगले पेज पे समझेंगे इसको। देखो, आंसर अभी फिलहाल उसका आ गया है, ठीक है। अब एक नई चीज सीखो। मान लीजिए दो रूट है, एक जैसे है, √3 की मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ √3 में, तो हमेशा वैल्यू आती है आपकी 3, ठीक है। 3 का मतलब है कि दो रूट, सेम रूट वाले वैल्यूज की जब आप आपस में मल्टी करते हैं तो आपका जो रूट है वो कैंसिल हो जाता है, सिर्फ वो नंबर बचता है। अब अगर यहाँ पर ही ये दोनों वैल्यूज अलग हो, मान लो यहाँ पर √3 है और यहाँ पर √2 है, आप इनकी मल्टी कर रहे हो, तो यहाँ पर रूट नहीं हटेगा, यहाँ पर जो है वैल्यूज ऐसी की ऐसे ही रहेंगी, सिर्फ मल्टी हो जाएगी, ठीक है। मतलब रूट ऐसे का ऐसा ही रहेगा, मल्टी हो जाएगी। 3 2 होते हैं 6, तो √6, ठीक है। ये तो हो गई मल्टीप्लाई वाली बातें। अब प्लस वाली सीख लेते हैं। यहाँ पर अगर ऐसे लिखा हो कि भाई √3 प्लस √3, तो इसका मतलब है भाई यहाँ पर इसके साथ 1 माना जाता है। 1 तो होता ही है सबके साथ, 1 तो यहाँ भी है भाई। यहाँ पर जब 1 मल्टी 1 करा तो 1 ही आया, इसलिए मल्टीप्लाई में उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ भी एक 1 है, यहाँ भी एक 1 है, तो 1 + 1 2 √3, ठीक है। प्लस वाले में मत कर देना √6, ठीक है। अब यहीं पर अगर ये लिखे हुए हो √3 प्लस √2, तो इनका क्या आंसर आएगा? ये जो है ये कभी भी सॉल्व नहीं होते, तो इनका कोई भी आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? अगर आपको लिखना ही है तो जो है आप फिर √3 की वैल्यू लिखो, √2 की, मे बी √3 की वैल्यू 1.73 करके कुछ होती है, आगे तक ये चलती है। ये जो है आपके इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, जो हम वो लिखते हैं, मतलब मुझे फिक्स याद नहीं है, बट मे बी 1.73 ही होती है। तो जो 1.73 है वो यहाँ तक ही नहीं है, वो बहुत आगे तक चलती रहती है, बट हम जो है पॉइंट के बाद के दो नंबर सिर्फ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप रूट वाले नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ऐड वो तभी, या माइनस कर रहे हैं तो वो माइनस भी तभी हो पाएंगे जब जो है नंबर्स आपके सेम हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 2 √3 में से आपने √3 माइनस किया तो क्या बचेगा √3, यानी प्लस और माइनस में जो रूट है वो तभी सॉल्व होगा जब नंबर सेम हो। अगर नंबर सेम है तो ना तो वो प्लस हो सकता है, ना वो, सॉरी, अगर वो नंबर डिफरेंट है तो ना तो वो प्लस होंगे ना माइनस होंगे, सिर्फ मल्टी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य अनुपात। अभी मैंने आपको सिखाया है कि भाई मध्य अनुपात किस तरीके से निकाला जाता है। तो मध्य अनुपात हमें निकालना है तो हम डायरेक्टली ही करेंगे क्या, इन दोनों का रूट। अब रूट में भी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आपको ऐसे दो नंबर्स देते जो किसी नंबर का जो है, किसी भी नंबर का जो है रूट बन रहे हैं, ठीक है। या रूट से बाहर आके किसी की फिक्स वैल्यू, जैसे 8 है तो 8 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसी का नहीं होता। 18 किसी का नहीं होता। बट किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं भाई, अगर मैं 8 को, चलो 8 ही रहने दूं, 8 को रहने दिया 8 ही, ठीक है। 18 को लिख लिया मैंने 9 × 2, तो यहाँ से मेरा अब ये सॉल्व हो गया भाई। 9 किसका है, 3 का, और 8 2 16, 16 किसका होता है, 4 का। तो वैल्यू क्या आ गई मेरी, 4 3 12, तो 12 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कभी यहाँ पर इसको देख के डर जाओ कि ये वैल्यूज, तो हमें तो इनका स्क्वायर रूट निकालना था, बट ये तो वैल्यूज ही ऐसी आ गई जो किसी का है ही नहीं, वैल्यू स्क्वायर रूट किसी का होती ही नहीं है। तो यहाँ से फिर आप उन नंबर्स को इस तरीके से ब्रेक करेंगे और फिर करेंगे। जैसे 8 है, 8 को मैं 4 × 2 भी लिख सकती थी, फिर 18 × 2 होता मेरा 36। तो जिस तरीके से भी आप इन्हें ब्रेक करना चाहो तो उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता कि आपको, हो सकता है बिल्कुल सिंपल आपको वैल्यूज दो दे दी जाए कि जो स्क्वायर रूट से सिंपली बाहर आ जाए, बट अगर नहीं दी हुई है तो फिर आप इस तरीके से करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का रेशो दिया हुआ है और बी सी का रेशो आपको दिया हुआ है, ठीक है। बी सी का रेशो दिया हुआ है तो हमें ए बी सी का रेशो निकालना है। ये वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप आगे लैंग्वेज वाले जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वहां पर आपको इसका यूज काफी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले हमें दिया गया है A/B, तो A/B आपको क्या दिया गया है, 9/4 दिया गया है, ठीक है। और आगे दिया गया है B/C, तो B/C क्या दिया गया है, 4/5, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या दी गई है, सॉरी, A/B की वैल्यू दी गई है 9/4 और B/C की वैल्यू दी गई है 4/5। हमें इनकी ABC तीनों का जो है रेशो निकालना है। तो देखो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है आपस में, ऊपर से नीचे कर लो, नीचे से ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ए बी की करना आप, ठीक है। तो ए की जब बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 कितना होता है, 36,
ठीक है। अब करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, बी की बी में, यहाँ पर रेशो का साइन लगा लो, 4 4 जा 16, फिर रेशो का साइन, और बी की सी में 4 5 जा 20। अब देखो, जो आपका रेशो होता है वो हमेशा आपका लोएस्ट टर्म में रहता है, तो ये क्या ये लोएस्ट टर्म में है? 36 16 एंड 20 नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों ही नंबर आपके 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं और आपके 4 से भी डिवाइड होंगे, ठीक है। तो 4 से अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो कितना चलेगा? ये 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो यानी ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू क्या आई? ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू हमारी क्या आई? 9:4:5। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? 9:4:5। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो ये वैल्यूज इस तरीके से आपको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। ये इसका मेथड है कि अगर आपको जो है दो अलग अलग रेशियोज दिए गए हैं और आपको फिर तीनों को मिक्स करके मिलाकर पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से फाइंड करते हैं। पहले दोनों नंबर्स की आपस में मल्टी, फिर इनकी एक क्रॉस मल्टी, ठीक है, और फिर ऊपर वाले की नीचे वाले से मल्टी। इसीलिए यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया है, अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखती तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता कि किसकी मल्टीप्लाई मैंने किस में की है। तो पहले वाले की नीचे, फर्स्ट वाले की नीचे वाले में मल्टी, नीचे वाले की साइड वाले में, और साइड वाले की फिर नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका ये उल्टा जेड टाइप का कुछ बनता है, तो इस तरीके से होती है। तो इसको ऐसे लिख दूं मैं एक बार, ये और ये इस तरीके से होती है, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना, जैसे ए है और उसके बाद क्या आया है? बी, तो यहाँ पर हमेशा जो ये वाली वैल्यू है यही आनी चाहिए। जैसे बी यहाँ है तो इसके स्टार्टिंग बी से होनी चाहिए, यानी ए रेशो बी है तो बी रेशो सी। अगर यहाँ पर और कुछ दिया हुआ होता तो यहाँ पर सी है लास्ट में, तो यहाँ पर सी रेशो डी। इसका हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि ए रेशो बी दे दिया और सी रेशो बी दे दिया, तो आप क्या करते हो? सीधे सीधे इसी तरीके से लिख देते हो, और वहां पर क्या हो जाता है? गलत। जैसे अगर आपको ऐसे दे दिया कि भाई ए रेशो बी, आपको कुछ भी दे दिया और फिर दे दिया सी रेशो बी, तो आप क्या करते हो? इसी तरीके से सॉल्व कर दोगे और वहां पर क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ए बी है तो यहाँ की स्टार्टिंग बी से होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो उल्टा करके दे दिया है तो फिर आप उसको ठीक करके लिख लेना पहले। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इस तरीके से का क्वेश्चन अभी अभी मैंने आपको करवाया है वैसे तो, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि भाई आपको 3x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है। वहां पर सिंपल आपको x अपॉन वाई की वैल्यूज दी गई थी और 3x इस तरीके की जो वैल्यू थी वो आपको फाइंड करनी थी। यहाँ पर 3x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 5y की वैल्यू दी गई है और रेशो पूछा गया है। देखो, रेशो में हो या अपॉन में हो, बात एक ही है दोनों की, ठीक है। अगर वो यहाँ पर इसको जो है 3x माइनस वाई रेशो लिख देता तो भी वो बात एक ही थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 5y इक्वल 5/7, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। 3x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 5 वाले इक्वल 5/7। अब हम क्या करेंगे? इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसकी करेंगे तो 7 3x माइनस वाई और 5 की मल्टीप्लाई किस में होगी? आपकी x प्लस 5y में। तो 7 3 जा 21x माइनस 7y और 5x प्लस 25y, ठीक है। अब x वाले जो टर्म है वो एक तरफ आएंगे और जो y वाले टर्म है वो एक तरफ जाएंगे, ठीक है। तो 21x माइनस 5y इक्वल 25, सॉरी यहाँ पर x आएगा, 25y प्लस 7y, ठीक है। तो अब यहाँ से जब अगर आप 21x में से जब आप 5x लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 16x, और जब 25 में 7 ऐड होगा तो क्या मिलेगा? 7 और 5 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32y। तो यहाँ से अगर मैं अपनी x अपॉन वाई की वैल्यू देखूँ तो क्या मिलेगी मुझे? तो x अपॉन वाई की वैल्यू होगी आपकी 32/16, यानी 2/1, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या? x अपॉन वाई की वैल्यू। भाई यहाँ से माइनस करा, हमें मिला 16, यहाँ पर हमने प्लस करा, जो ये y वाली टर्म है ये x के नीचे आएगी, जो 16 वाली टर्म है वो 32 के नीचे जाएगी। यानी वेरिएबल्स को एक साइड लिखेंगे और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई कि x प्लस वाई की वैल्यू बताओ और x माइनस वाई की वैल्यू बताओ। तो भाई अब मैंने आपसे कहा कि अब आपको कोई भी इनके साथ वेरिएबल नहीं लिखना, डायरेक्टली वैल्यू लिखनी है। तो x की वैल्यू क्या है? 2,
+1 और y की वैल्यू यहाँ पर नीचे क्या आएगा 2 -1, तो ये सॉल्व करके आया 3/1। तो आंसर इसका क्या होगा 3:1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये इस तरीके से सॉल्व होगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर इन्होंने अपोन में करके दे दिया है, इसी चीज को ये थोड़ा सा और कैलकुलेटिव या कंफ्यूजन वाला बनाने के लिए क्या कर सकते थे, यहाँ पर रेशो का सॉरी प्रपोर्शन और रेशो का साइन दे सकते थे, बट सॉल्व जो है वो इसी तरीके से होगा। अब अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो और एक चीज का ध्यान रखना कि जो बेसिकली जो रेशो है वो कभी भी आपका जो है ना तो वो हमेशा एक तो वो लोएस्ट टर्म में लिखा होता है, ठीक है, कभी भी जितने भी रेशो में नंबर्स होंगे एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वो हमेशा लोएस्ट टर्म में लिखे हुए होते हैं, ठीक है, लोएस्ट टर्म में या फिर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में होते हैं, सिंपल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। दूसरा कि रेशो जो होते हैं वो कभी भी आपके बेसिकली जो है फ्रैक्शन में नहीं लिखे हुए होते, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन में है रेशो तो आपको उसे सॉल्व करना है। जैसे ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका जो रेशो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है या फ्रैक्शन फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो सब आपको क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में बनाना है। तो देखो सबसे पहले मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, यानी मिश्रित संख्या को चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले अपने नंबर्स रख लेंगे हम, तो 2 1/3, 3 1/4 एंड 1 1/6, ठीक है। तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 3 2 6 और 1 7/3। कैसे करते हैं इसको इम्प्रॉपर में चेंज, वैसे तो बहुत छोटी सी चीज़ है बट फिर भी 3 जो ये नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर में, इसकी साइड वाले नंबर में मल्टी होती है और ऊपर वाला ऐड होता है। चलो दिखा दूं एक बार करके। तो 3 की जो मल्टीप्लाई होगी साइड वाले नंबर में और ऊपर वाला प्लस, नीचे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाली ही वैल्यू आती है, ठीक है। 4 3 12 और 1 13/4, 6 1 6 और 1 7/6। अब ये लिखती है। अब ये हो गए आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें आपका जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा हो और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा हो, उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें आपका जो न्यूमिनेटर है यानी अंश वाली जो संख्या है वो आपकी छोटी हो और जो हर यानी डिनोमिनेटर है वो आपका क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है ये चीजें। तो अब इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मुझे सिंपल फॉर्म में करना है। तो सिंपल फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी डिनोमिनेटर यानी हर में जो नंबर्स हैं उनका हम लेंगे एलसीएम। तो 3 4 एंड 6 इसका जो है एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो यानी मुझे इन तीनों के नीचे 12 बनाना है, ठीक है। तो लिख लो चलो, एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 6 इक्वल 12, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हुआ, 12 हुआ। अब एलसीएम भी चलो लेके देख लेते हैं, 3 4 6, ठीक है। 3 से करा, वैसे तो सबसे छोटा वाला जो नंबर होता है सबसे पहले सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया जाता है, 2 से करना था बट यहाँ पर कोई सॉल्यूशन तो दिखाना है नहीं, ठीक है। तो ये 2 से कटा, 2 2 4, 2 1 2 और फिर ये होगा 2 से। तो इन तीनों की मल्टी 3 2 6 2 12, इस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब यहाँ पर मुझे तीनों के नीचे 12 बनाना है। तो 3 को अगर मैं 12 बनाऊं तो 3 को 12 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की। 7 में भी 4 की होगी, फिर 4 को 12 बनाने के लिए 3 की। तो ऊपर क्या है, 13 में भी 3 की। आगे क्या लिखा हुआ है, 6 को 12 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की। तो ऊपर लिखा हुआ है 7 में भी 2 की, ठीक है। तो अब 7 4 28/12, 13 3 39/12 और ये आया 14/12। अब जब तीनों का जो डिनोमिनेटर है जो हर है वो सेम हो गया है तो अब मुझे ये 12 लिखने की नीड नहीं है। अब मैं सिर्फ क्या लिखूंगी, 28/39/14। तो आंसर आपका आ गया है 28/13/14, ठीक है। अब इसमें आप कौन कौन से स्टेप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन करते हुए, एलसीएम वाला जो मैंने ये लिखा है, ठीक है। एलसीएम वाला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्टली मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करो। और ये वाली जो चीजें हैं ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है भाई कि मैं किस तरीके से होगा, तो मैंने आपको बताया। बट जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप ये वाले जो स्टेप है इसको भी और इसको भी स्किप करोगे, डायरेक्टली ये लिख के और उसके बाद फाइनली अपना आंसर लिखोगे, ठीक है। चलिए, तो आंसर आपका आ गया है। तो इस तरीके से अगर कोई भी आपको जो फ्रैक्शन है वो अगर आपके जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए गए हैं तो आप मिक्स्ड से उसको क्या करोगे, पहले इम्प्रॉपर में चेंज करोगे और फिर सिंपल फॉर्म में। क्यों, क्योंकि जो फ्रैक्शन सॉरी वो होता है रेशियो जो होता है वो कभी भी आपका जो है
मिक्स्ड फ्रैक्शन में या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं दिया होगा, तो यानी कि फ्रैक्शन में ही नहीं होता जो रेशो होता है, ठीक है, तो उसको हमें सिंपल फॉर्म में करना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको इक्वल में दिया गया है, यदि ए अपॉन 2 इक्वल बी अपॉन 3 इक्वल सी अपॉन 5 है, तो 4a प्लस 3b माइनस सी अपॉन 5 की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a प्लस 3b माइनस सी अपॉन बी। तो सबसे पहले हमें ए बी और सी तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब तीनों की वैल्यू पता होगी तो फिर आप जो है वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर तब आएगा। तो सबसे पहले तो हमें वैल्यूज ही नहीं पता, हमें जो है ये इक्वल में दिया गया है, तो यहाँ से मैं इसको किस तरीके से करूंगी भाई, a अपॉन 2 इक्वल है किसके, b अपॉन 3 के, तो यहाँ से मैं a अपॉन b इक्वल 2 अपॉन 3 लिख सकती हूँ, यानी यहाँ से मुझे मिला a रेशो b इक्वल है 2 रेशो 3 के। पहली चीज मिल गई, ठीक है। आगे क्या दिया गया है कि भाई b अपॉन 3 जो है वो इक्वल है c अपॉन 5 के, तो यानी b अपॉन c इक्वल होगा 3 अपॉन 5 के। अब यहाँ से मुझे पता चला कि b रेशो c जो है वो इक्वल है 3 रेशो 5 के। अब मुझे a रेशो b भी पता है और b रेशो c भी पता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसको किस तरीके से हम लिखते हैं, a रेशो b और b रेशो c। यहाँ से अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको सिखाया है कि भाई अगर आपको दो रेशो अलग अलग दिए गए हों और अगर उनको ज्वाइन करके 3 रेशो की वैल्यूज निकालनी हो तो किस तरीके से निकालेंगे। तो क्या दिया गया है वैल्यूज, पहले वाले की दी गई है 2 रेशो 3 और नेक्स्ट वाले की दी गई है 3 रेशो 5, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। अब देखो, अब सबसे पहले चेक करो कि क्या ये जो है लोएस्ट फॉर्म में है, तो नहीं, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। 6 9 और 15 तीनों ही 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 से अगर ये डिविजिबल है तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड। तो जब मैं इनको डिवाइड करूंगी 3 से, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। अब ये मेरे तीनों लोएस्ट फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो यानी a रेशो b रेशो c की वैल्यू क्या है, 2 रेशो 3 रेशो 5। अब यहीं तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे हमें वैल्यूज पुट भी करनी है, तो वैल्यू अब आसानी से पुट कर सकते हैं। 4 मल्टी a की वैल्यू कितनी है हमारी 2 प्लस 3 मल्टी b की वैल्यू कितनी है हमारी 3 माइनस 5, सॉरी c की वैल्यू हमारी है बस 5, और नीचे लिखा जाएगा b की वैल्यू कितनी है हमारी 3। तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 9 माइनस 5 अपॉन 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 और 1 10, ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 5 अपॉन 3। तो ये जब आप माइनस करेंगे तो ये आपको 17 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो ये होगा आपका 12 अपॉन 3, और 3 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो आंसर आपका आ गया है 4, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले जो फ्रैक्शन में दिया गया है उसको रेशो में लिखो, रेशो में लिख के दो अलग अलग रेशियोज दिए गए हैं, इन्हें ज्वाइन करके एक वैल्यू निकालो a रेशो b रेशो c की, ठीक है। और जब a रेशो b रेशो c की अगर हमें वैल्यू मिल गई है तो उसके बाद जो भी आपको दिया गया है इक्वेशन वगैरह जिसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, वहां पर फिर आप अपनी वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो सारे ही इस टाइप के जो ये क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, सारे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं या आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो डायरेक्टली लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पर नहीं जाना है, सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो करने सीख लो, ठीक है, ताकि ये वाली जब चीज़ें आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में देखने के लिए मिले तो वहाँ पर ये ना हो कि अभी तो a रेशो b रेशो c ही नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है या 4 रेशो को एक साथ ज्वाइन ही नहीं करना आ रहा है। तो ये चीज़ें सबसे पहले सीख के चलो, ताकि आगे जब उनसे थोड़े से टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस आए तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम ना हो। चलो, अब यहाँ पर दिया गया है कि यदि b a तथा c का मध्य अनुपात है तो a माइनस बी की होल क्यूब रेशो b माइनस c की होल क्यूब का मान जो है ज्ञात करो, ठीक है। तो हमें दिया गया है कि जो b है वो a तथा c का मध्य अनुपात है। मध्य अनुपात का मतलब है जो b है वो इक्वल होगा अंडर रूट ए सी के, ठीक है। यही मैंने आपको बताया कि भाई मध्य अनुपात का मतलब निकालने का कैसे होता है, जो दो नंबर्स आपको आगे के दिए गए हैं उनका स्क्वायर रूट करना होता है, ठीक है। अब a माइनस बी का क्यूब दिया गया है और b माइनस सी का क्यूब है, तो यहाँ पर आपको क्यूब्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले ये ना कि क्यूब खोलने बैठ गए हो, पहले थोड़ा सा सोच लो क्या कर सकते हैं। अब b की तो हमें वैल्यू पता चल गई भाई, जब मुझे b की वैल्यू पता है तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे फ्रैक्शन में, a माइनस बी की होल क्यूब अपॉन b माइनस
सी की होल क्यूब। ठीक है, ये दिया गया है। अब जब मुझे बी की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है तो मैं बी की वैल्यू यहाँ पर रख सकती हूँ। तो बी की वैल्यू मेरी क्या है, अंडर रूट ए सी माइनस, सॉरी, तो ए तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, बी की वैल्यू हमारी क्या होगी, अंडर रूट ए सी। ठीक है, उसके आगे फिर हमें दिया गया है बी माइनस सी, तो यहाँ पर भी हमें जो बी की वैल्यू हमने निकाली है उसको हम लिखेंगे, तो वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए सी माइनस सी का होल क्यूब, और यहाँ पर भी होल क्यूब। ठीक है, अब देखो ऊपर भी ए आया हुआ है फर्स्ट वाले वैल्यू में भी और दूसरे वाले में भी ए आया हुआ है, तो जब दोनों में ए आया हुआ है तो मैं ए को कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर जो ए है वो रूट में है और यहाँ पर सिंपल ए है। देखो सिंपल ए का मतलब भी क्या है भाई, कोई मान लो 2 लिखा हुआ है तो इस 2 का मतलब भी है अंडर रूट 2 मल्टी अंडर रूट 2। ठीक है, तो अगर ये ए सिंपल लिखा हुआ है तो इस ए का मतलब है अंडर रूट ए मल्टी अंडर रूट ए। अब यहाँ पर भी रूट ए है तो मैं एक रूट कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने एक रूट कॉमन ले लिया और साथ में इसके ऊपर पावर 3 भी। पावर 3 क्यों, क्योंकि होल क्यूब है तो इन सब के ऊपर पावर 3 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या बचता है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट सी की होल क्यूब बचा। अब नीचे देखते हैं इसी चीज को, तो यहाँ पर ए तो नहीं है दोनों में, बट यहाँ पर सी है, यहाँ भी सी है तो यहाँ भी सी है, तो यहाँ से मैं सी कॉमन ले सकती हूँ। अंडर रूट सी की पावर 3 मैंने ली कॉमन, तो यहाँ भी बचा मेरा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट सी की होल क्यूब। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ अंडर रूट ए की पावर 3 अपॉन अंडर रूट सी की पावर अंडर रूट सी की पावर 3, ये मेरा बचा। ठीक है, अब देखो रूट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई भी वैल्यू है उसके ऊपर रूट लिखा हुआ है तो उस रूट का मतलब होता है 1/2। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई अंडर रूट 3, तो इस अंडर रूट 3 का मतलब है 3 की पावर 1/2। ठीक है, रूट का ये मतलब होता है 3 की पावर 1/2। ठीक है, किसी भी चीज पे अगर रूट लगा हुआ हो, तो जैसे ए के ऊपर रूट लगा हुआ है, अब मैं यहाँ पर होने को ये क्वेश्चन यहाँ पर भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, बट अगर मैं अपने ऑप्शंस चेक करूँ तो यहाँ पर मेरा कोई भी ऑप्शन रूट फॉर्म में जब है ही नहीं, तो मतलब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है। मुझे यहाँ से आगे भी करना है, हो सकता था यहाँ पर ही इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन, सॉरी इस तरीके का ऑप्शन अगर आपके क्वेश्चन में दिया गया है रूट में, तो फिर मेरा यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता। बट यहाँ पर जो मेरे ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी रूट फॉर्म में नहीं है। अब जब मेरे ऑप्शन ही रूट फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब मुझे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। अब सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो पावर की फॉर्म में है, तो अब देखो 2 तो होने से रहा, 2 तो पावर है ही नहीं क्योंकि 3 आ रही है। ठीक है, अब 3 वाली भी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि 3 के साथ रूट भी लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, 2 वाली है ही नहीं। तो बचा क्या, एक ऑप्शन बचा, यही होना है। अब ये है क्यों वो भी देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया किसी भी चीज की पावर अगर रूट में है तो उसका मतलब है 1/2 है उसकी पावर। ठीक है, 1/2, और इसकी पावर 3 भी है। ऐसे ही ये जो सी है इसकी पावर 1/2 की पावर 3 है। तो अब जब 3 की मल्टी आप 1 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए की पावर 3/2 अपॉन सी की पावर 3/2। तो आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से, तो देखो ये वाली जो चीजें होती है ना, ये इसीलिए कहा जाता है कि मैथ्स का अगर आपका बेस थोड़ा अच्छा है तो अगर आप आगे जब मैथ को पढ़ते हैं तो वहां पर आपकी चीजें जो है वो और भी ज्यादा सिंपल हो जाती हैं आपके लिए। क्यों, जैसे अब मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, उसका मैथ ठीक ठाक है, उसको बेसिक नॉलेज है, 8 तक की तो हो, एटलीस्ट 10th की भी बात ना करूं मैं, तो 8 तक की तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को ऑलरेडी यहाँ पर पता है, अब अगर किसी ने सिर्फ पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, बेसिक नॉलेज, बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज या बेसिक सेंस कुछ भी नहीं है मैथ्स की, ठीक है, तो अब वो यहीं पर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई यहाँ पर तो रूट में है, ऑप्शन रूट में है नहीं, तो मतलब क्या तो मैंने कुछ क्वेश्चन में गलती की है या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट अगर किसी बच्चे का मैथ्स थोड़ा सा भी अच्छा है, बेसिक नॉलेज है उसको मैथ्स की, तो उसको यहाँ पर ही पता चल जाएगा कि जो रूट होता है वो उसको जो है 1/2 भी कहते हैं हम। तो यहाँ से फिर आप अपना आगे सॉल्व करोगे और आंसर लेके आओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैथ्स की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं है किसी बच्चे को, भाई जैसे स्पेशली जैसे लड़कियों के साथ होता है कि भाई होम साइंस वगैरह ले लेते हैं, मैथ्स छूट जाता है, काफ़ी साल हो गए, अब कॉम्पिटिटिव लाइन में आ गए हो, अब तैयारी करनी है। ठीक है, तो अगर आपका मैथ्स जो है थोड़ा सा वीक है, तो एक तो आप क्या करो कि जैसे 3rd 4th 5th क्लास वाली जो मैथ्स की बुक होती है वहां से आप जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है इस तरीके के आप सॉल्व करो। आधा 1 घंटा ही कर लो, ये नहीं है कि डेली डेली करना है, या
हफ्ते में 3-4 दिन कर लो, ठीक है, आधा 1 घंटा आप सॉल्व करोगे, 2-3 महीने ही में ही जो ये बेसिक वाली चीजें होती हैं ये आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी। तो फिर आपके जो चैप्टर्स आप पढ़ोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी उन चैप्टर्स को पढ़ने में, ठीक है। तो ये वाली, क्योंकि अब अगर आप बुक भी उठा के डायरेक्टली क्वेश्चन करो या फिर आप टीचर वगैरह सभी ज्यादातर जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो छोटी छोटी इन बेसिक चीजों को स्किप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ये सोच के चलते हैं कि मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ वो ऑलरेडी उसको 8th या 10th तक का मैथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं यहाँ पर आप अटक जाते हो, तो उसका सॉल्यूशन बेस्ट यही है। वैसे मैं आप तो कोशिश करती हूँ कि कोई भी छोटी से छोटी चीज भी ना रहे, एलसीएम भी अगर ले रही हूँ तो उस एलसीएम को भी लेके दिखा दूं एक बार कि एलसीएम इस तरीके से लिया जाता है, बट फिर भी कोई छूट जाती हैं छोटी छोटी चीजें भी, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि भाई 4th 5th 6th क्लास तक की जो मैथ्स की बुक है किसी भी बच्चे की पड़ोस में मिल जाती है, तो उससे आप जो है पढ़ो, वहां पर छोटी छोटी चीजें कि भाई डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ना सीखो। ये नहीं कि बिल्कुल हिंदी पर ही डिपेंड हो गए, बाइलैंग्वेज चीजों को पढ़ो, क्योंकि फिर आगे चल के ये रहता है कि आप ना अपने आप को इस तरीके से बना लेते हो कि आप उन फॉर्म्स को ही फिल नहीं करते जिनमें इंग्लिश आती है, ठीक है। तो अगर थोड़ी थोड़ी बेसिक, और इसका सोल्यूशन सबसे अच्छा है मैथ्स। अगर आप मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आप उसको बाइलैंग्वेज पढ़ सकते हो कि भाई चलो जी के जीएस वगैरह तो हो गई कि थोड़ा बाइलैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत आती है, वर्ड्स थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, बट मैथ्स ऐसा है कि इतनी सिंपल लैंग्वेज लिखी होती है कि आप उसको बाइलैंग्वेज भी पढ़ो तो प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो उससे आपकी थोड़ी सा इंग्लिश भी अच्छी होगी। तो एक लैंग्वेज पे मत टिके रहो कि बिल्कुल मुझे तो एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया तो उसको पढ़ना ही नहीं है, नहीं नहीं हम तो हिंदी वाले हैं, हम तो हिंदी वाला ही पढ़ेंगे। तो चीज़ों को दोनों तरीके से पढ़ना सीखो, ठीक है। तो जैसे ये है छोटी छोटी चीजें हैं, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर फैक्टर्स मल्टीपल्स, तो इनको इंग्लिश में भी पता हो, अगर हिंदी में पता है तो उनका इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, ठीक है। और आपकी मर्जी है जैसे आपको सही लगे, अगर आपको यह है कि नहीं हमें तो उसमें ही रहना है अपने हिंदी वाले जोन में ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी बेसिक ये चीज़ें बेसिक होती हैं तो इनको आगे तक आपके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी अगर आप जो है दोनों लैंग्वेज में चीज़ों को लेके चलेंगे, स्पेशली जो कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं आपके जैसे मैथ्स हो गया रीजनिंग हो गया, ठीक है, तो उनमें। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये थोड़ा थोड़ा इसी तरीके का है। जब अभी मैंने आपको बताया तो उसमें आपका ए बी और सी जो है 3 रेशो दिए गए थे, अब यहाँ पर आपको 4 रेशो दिए गए हैं, 4 रेशो को एक साथ बताना है। फिलहाल ये हमें अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखो लिख लेते हैं पहले इनको, A/B, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 2/3। आगे दिया गया है B/C, B/C की वैल्यू दी गई है 4/5। उसके आगे दिया गया है C/D और इसकी वैल्यू क्या दी गई है 6/7। अब यहाँ पर मुझे तीनों की वैल्यूज, सॉरी चारों की वैल्यूज एक साथ निकालनी है, A/B/C/D, ये मुझे चारों अब एक साथ निकालनी है। यहाँ पर मुझे जो है ये अलग अलग दी गई थी, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो सीख लो। तीनों की मल्टीप्लाई आपस में सबसे पहले, ठीक है। देखो इस वाले स्टेप को ना मैं आपको अलग से करके दिखाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर फिर थोड़ा सा घिचपिच सी हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। देखो ए बिल्कुल थोड़ा सा दूर दूर करके जो, ताकि बिल्कुल समझ में आए, A/B लिखा हुआ है, B/C लिखा हुआ है और C/D लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला ध्यान क्या देना है कि ये देखना है इसका जो लास्ट वाला वैल्यू है उसकी इसकी ये फर्स्ट वैल्यू होनी चाहिए। A B B C C D ठीक लिखा हुआ है। अब आगे सबसे पहले तीनों की मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। यहाँ से आपकी निकलती है ए की वैल्यू, जब आप तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू में निकलेगी। अब सेकंड वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है भाई, ठीक है, आपको इसके बाद निकालनी है भाई बी की वैल्यू। ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हमें निकालनी है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आपकी निकलेगी इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपकी निकलती है बी की वैल्यू। अब निकालनी है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू आपकी निकलेगी इस तरीके से, यहाँ से आपकी निकलेगी सी की वैल्यू और डी की निकलेगी तीनों की मल्टीप्लाई करके। इस जो ये टेबल सा है इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना किस तरीके से जाता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या था भाई, ए बी सी की वैल्यूज, ए बी सी डी की चारों की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों की सीधी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 6 2 = 12, 12 4 48, निकल गई पहली वैल्यू, ठीक है। अब आ जाते हैं बी वाली वैल्यू पे। तो बी वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले होगी 3 की 4 में और इनकी फिर आपस में, तो 3 4 = 12,
हाँ 12 6 जा 72। अब आगे फिर होगी इन दोनों की और इसके नीचे से, तो 3 5 जा, सॉरी ये तो नंबर ही, 4:5 और 5 6:7, ठीक है। अब इन दोनों की होगी और फिर लास्ट वाले से, तो 3 5 जा 15 और 15 6 जा 90, ठीक है। अब यहाँ पर इन तीनों की आपस में हो जाएगी 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105, ठीक है। तो ये चारों की वैल्यूज आ गई। अब चारों की वैल्यूज अगर मैं देखूं तो फिलहाल तो ये मेरा आंसर आया नहीं है, इसका मतलब कि जो ये वैल्यूज है ये लोवेस्ट टर्म में लिख रही होंगी और भी, और मैंने अभी इनको लोवेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा। तो सबसे पहले देखो कि ये चारों ही वैल्यूज आपकी कौन से एक नंबर से डिवाइड होंगी, तो 48 72 90 और 105 चारों ही आपकी 3 से डिविजिबल है। देखो अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैं आपको साथ साथ सिखा दूं। क्या है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो आपको डिजिट्स दी गई हैं उनका आप सम करो, अगर सम करके जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर 3 से कट जाएगा, ठीक है। जैसे ठीक है 8 और 4 कितने होते हैं 12, 3 से कट जाएगा। 7 और 2 कितने होता है 9, 3 से डिवाइड होगा। 9 प्लस 0 कितना होता है 9, 3 से डिवाइड होगा। 1 प्लस 0 प्लस 5 कितना होगा 6, 3 से डिविजिबल, ठीक है। तो इसका मतलब ये चारों ही नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अब जब मैं इनको 3 से डिवाइड करूंगी तो पहला नंबर क्या आएगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। अगले वाले को करूंगी तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। उससे अगले वाले को करूंगी तो 3 3 जा 9 और उससे अगले वाले को 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। यानी आंसर आया मेरा 16:24:30:35, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चार रेशो को भी जो है अलग अलग करके अगर दिया जाए तो आपको उनको एक साथ करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको 3 वाले भी सिखा दिए हैं, 4 वाले भी सिखा दिए हैं। तो अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे तो आप खुद से उनको करोगे। अब मैं ये ऐसे बना के नहीं बताऊंगी, डायरेक्टली लिखूंगी मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है। ये है अब आपका रहेगा ये होमवर्क में, आपको खुद से करके देखना है, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करके दिखाऊंगी। वैसे तो आप इसको खुद ही करेंगे, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है क्योंकि अभी अभी मैंने आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो कुछ होमवर्क में भी होना चाहिए। सारी मेहनत टीचर ही करेगा, थोड़ी बच्चों को भी करनी चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से करके देखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ की क्लास, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हमारे शुरू होंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। जितने भी इसके वैल्यूज पुटिंग वाले क्वेश्चंस थे वो सारे हम आज कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे ही मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं, एग्जाम में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो इनको हल्के में मत लेना कि फर्स्ट क्लास है ईजी है, ठीक है। इजी तो वैसे इतने नहीं थे, ठीक ठाक क्वेश्चंस थे, बट जो भी है इजी क्वेश्चन जो है इस तरीके के आते हैं एग्जाम में, तो इनको लाइटली मत लेना कि भाई फर्स्ट क्लास है, थोड़े ऐसे ही होंगे, एग्जाम में नहीं आएंगे, तो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बिकॉज जब हम लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पुलिस को स्पेशली रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था री एग्जाम आपका, उसमें आए हुए थे, तो जब हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।